समस्या है तो सिर सिर है, चलिए चलिए। अगर सिर के पिछले भाग में यहाँ पे मतलब कोई तकलीफ है, मतलब दर्द हो रहा है या चक्कर आ रहा है, तो हमारा सर चूंकि पीछे होता है, पीछे के भाग में है, तो ये अंगूठे का पिछला भाग हम लेंगे और पिछले भाग में यहाँ पे हम ये मेथी का एक दाना लगा सकते हैं। यहाँ पे चूंकि स्पेस है तो यहाँ चना भी या मटर भी लगा सकते हैं। सर में अगर कोई प्रॉब्लम बैक साइड में है तो इसलिए अंगूठे के बैक साइड में ये दाना लगा सकते हैं। फिर है गर्दन एवं ऊपरी पीठ में। गर्दन हमारी चूंकि पीछे है और पीठ भी हमारे पीछे होती है, तो इसको भी हम बैक साइड में ही यूज करेंगे। सर्वाइकल का दर्द होता है किसी को, चक्कर अगर आ रहा है, चेहरे पे तनाव है, दोनों हाथों में सुन्नपन या कमजोरी हो गई, दोनों हाथों में सुन्नपन या कमजोरी हो जाती है, ऊपरी पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द है, छाती में तनाव एवं दर्द हो या बेचैनी है, तो इसके लिए हम मतलब पीछे चाहे तो पट्टी भी लगा दे, छोटी सी पट्टी, चूंकि बहुत बड़ी हो गई इसलिए यहाँ पे हम एक, ये पट्टी बहुत बड़ी है, छोटी पट्टी यहाँ पे लगाई जा सकती है। ये पट्टी हमने लगा देंगे तो इसमें हमारा पीठ का भाग और सर और दर्द और ये वाला सर, गर्दन का ऊपरी भाग और पीठ के सादृश्य ये हम बैक साइड में लगाएंगे मतलब। ये फर्स्ट जो ऊपर वाला जॉइंट है, उस जॉइंट के बाद जो है नीचे वाला है वो सर्वाइकल वाला है, क्योंकि ये हाँ सर सर, में नीचे वाला गर्दन हो गया, तो उसकी गर्दन वाले में इस वाले पोर्शन पे आपको लगा देना है मेथी। जी वो मेथी से भर मेथी लगा देंगे। देंगे। अब जैसे लेफ्ट बाया कंधा, कंधे में दर्द है और दाहिना कूला, मतलब अपोजिट का बाया कंधा ये हो गया, दाहिना कूले में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसमें क्या हो सकता है, बाएं कंधे का दर्द होगा या कंधा कभी कभी खिसक जाता है, लेफ्ट हैंड में दर्द हो सकता है, कोहनी में दर्द हो सकता है, दाहिने कूले का दर्द हो सकता है, दाहिने पैर में भी दर्द हो सकता है और दाहिने कूले में दर्द या खिसक जाएगा, तो हम उसमें आपके चूंकि बैक साइड में दर्द है तो हम यहाँ पे ये अलग हो गया और ये हो गया बिल्कुल, नहीं 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 सॉरी, इसमें सामने आ जाएगा कफ जॉइंट पे। इसमें तो पूरी पट्टी लगा सकते हैं, अभी जो छोटी पट्टी है काटना पड़ेगी और ये हमारी हो जाएगी। ऐसे आप ऐसे जब उंगली रखेंगे आप, तो हाँ आपको मालूम पड़ेगा कि अगर बाया है तो बाया माने लेफ्ट, लेफ्ट हाँ हमेशा लेफ्ट होगा, और राइट ये जी राइट होगा। तो अगर हाँ बाया कंधे की बात कर रहे हैं तो बाएं कंधे माने जो ऊपर वाला, जिसको बोलते हैं कि जैसे हथेली से जोड़ हुआ आता है, वो वो वाला हाँ जोड़ जो है, उस कफ जॉइंट आपको हम लोग कफ जोड़ बोलते हैं, लेकिन वो बिल्कुल मिला हुआ जोड़ होता है। उसी जॉइंट पे आपको क्या लगाना है, मेथी की पट्टी चारों तरफ लपेट देनी है। हाँ, चार तरफ एक लपेटना है। सिंगल मेथी की पट्टी, यानी मेथी सिंगल लाइन की हो और वो एक दूसरे के ऊपर ऊपर जाती न हो। जी, अब ये पत्ती अभी बड़ी बना दे या तो ये चारों तरफ चिपका देना है हमको, लगा देना है मेथी पूरे लगा देना है। पूरा, या तो हम बना ही दे रहे हैं पट्टी, 1 मिनट। नहीं बनाइए ना, बनाइए, वो तो बता दीजिए कि बनाना तो अलग पॉइंट है। एक पूरा हो जाए, और अगर आपका कोहनी में हो रहा है तो कोहनी का मतलब सेकंड जॉइंट होगा, सेकंड जिसको जॉइंट, पित्त बोलते हैं, मिडिल वाला। ये समझ, और ये अगर आपको कलाई में कहीं है तो आप इसमें कर दीजिए। तो मतलब इस तरह ये समझ लीजिए ये पट्टी हमारी है, पूरा चारों तरफ चली जाएगी। ऐसे इधर ये भी पट्टी है, ये भी हमारे चारों चारों तरफ चली जाएगी पट्टी, मेथी पट्टी। तो और अगर मतलब कोहनी में दर्द है
तो कोहनी के लिए तो फिर हमारा मतलब ये पित्त ज्वाइंट है, पित्त ज्वाइंट पे लगाएंगे। ऐसे इसमें अगर घुटने में दर्द है तो उसमें भी पित्त ज्वाइंट पे घुटना हमारा है, तो इस मतलब सेकंड पित्त ज्वाइंट पे हम मेथी पट्टी चारों तरफ लगा सकते हैं। अब इसी प्रकार से उनका दाहिना पैर का घुटना और बाएं हाथ की कोहनी, दाहिने पैर का घुटना, देखिए फिर वही बात आ गई, घुटना हमारा जो आ गया तो घुटना ये आ जाएगा, ये बीच में आ गया। देखिए मैं बता दूं, अगर दाहिने दाहिने पैर के घुटने की बात कर रहे हैं तो हमेशा हाँ कोशिश करिए कि दाहिने हाथ का प्रयोग करें। जब हाँ बाएं वैसे बाएं हाथ के या बाएं हाथ के या बाएं पैर की बात करें तो हमेशा आपको कोशिश करना है कि बाएं हाथ या बाएं बाएं हाथ का ही प्रयोग करें। और अगर दाहिने की बात करें तो हमेशा दाहिने हाथ की बात करें। और अगर दाहिने हाथ में आपको दाहिना पैर किधर मिलेगा, दाहिना पैर हमेशा मिडिल फिंगर, राइट में दाहिना, मिडिल हाँ फिंगर हाँ मिलेगी, तो वही मिडिल फिंगर मिलेगी। तो उसमें आप ट्रीटमेंट करिए, वो बेस्ट रहेगा। इसको प्राइमरी प्राइमरी करस्पॉन्डेंस बोलते हैं, यानी हम्म प्राइमरी माने जिस तरफ की बात की जा रही है हम्म उसी तरफ के जॉइंट में ही ये आप प्रयोग करिए। और हमेशा मानिए कि दो आपके पैर और दो हाथ, उसी दो तरह हाथ है। दो हाथ दो पैर। तो हमेशा ये मान के चलिए कि मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर ही पैरों का काम करती हैं। दोनों में देख लीजिए, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर दोनों क्या है, पैर हैं। और यहाँ भी मिडिल देखिए फिंगर रिंग फिंगर है, लेकिन अंतर ये हो गया कि लेफ्ट और राइट कौन है बस। अब देखिए ये एक्चुअली जो इसमें हमने लेफ्ट हैंड में जब एक लाइन विभाजन कर दिया तो ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है, तो ये दो उंगलियां तो हमारी राइट में हो गई और ये दो उंगली हमारी लेफ्ट में चली गई। इसी तरह से दाहिने हाथ में करेंगे तो मतलब इस साइड में लेफ्ट हो जाएगा, खींची दें, ये हमारा इसमें लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। अब राइट में हमारा ये मिडिल फिंगर आ गई दाहिने हाथ में, और बाएं हाथ में अगर हम करेंगे तो हमारी मिडिल फिंगर लेफ्ट में चली जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर लेफ्ट पैर में तकलीफ है तब तो हम बाएं हाथ लेंगे, और अगर राइट में है तो इसमें अंतर इधर फिर राइट हैंड में करेंगे। इसमें दर्द हो सकता है, घुटने में सूजन हो सकती है, मतलब घुटने में जो द्रव बढ़ जाता है या द्रव सूख जाता है। ज्यादातर आजकल ये मैक्सिमम प्रॉब्लम मिलेगी घुटने में कि लोगों का फ्लूइड सूख गया है या बढ़ गया है। बाई कोहनी में दर्द है, सूजन है, टेनिस एल्बो, कोहनी से नीचे बाहों में दर्द है, तो इसके 10 पॉइंट मेथी पट्टी लगाएंगे। अब उसी का उल्टा आ गया फिर बायां हाथ और दाहिना पैर। अब बायां हाथ क्या हो गया हमारा, बायां हाथ हमारा हो गया ये इंडेक्स फिंगर, बायां हाथ ये हो गया इंडेक्स फिंगर, और दाहिना पैर, हाँ दाहिना पैर हमारा इसमें हो गया जाके मिडिल फिंगर, दाहिने राइट हैंड, राइट साइड में, राइट हैंड में दाहिना हमारा ये हो गया। तो इसमें बाएं हाथ में दर्द हो सकता है, बाई कलाई में अगर दर्द है तो कलाई में दर्द है अलग है, बाई हथेली में दर्द है, बाएं हाथ की उंगलियों में दर्द, बाएं हाथ की उंगलियों में सुन्नपन अगर हो जाता है, बाएं हाथ की उंगलियों के जोड़ों में दर्द अगर है, तीनों जॉइंट है बाएं हाथ के, तीनों जॉइंट अगर तीनों में है तो तीनों में हम मेथी पट्टी लगाएंगे। और अगर दाहिने पैर में दर्द है, दाहिने टखने में, दाहिने तलवे में, दाहिने पंजे में दर्द अगर है या सुन्नपन है, दाहिने पैर की हड्डी में दर्द है या दाहिने पैर की उंगलियों में दर्द है, अगर दाहिने पैर में तीनों जॉइंट में दर्द है तो हमें तीनों जॉइंट पे मेथी पट्टी लगाएंगे। और इसी प्रकार से अगर हाथ के तीनों जॉइंट में दर्द है तो उनमें भी हम मेथी पट्टी लगाएंगे। बायां हाथ है तो बायां हाथ हमारा ये मतलब मिडिल फिंगर हो गई, ये सॉरी इंडेक्स फिंगर, इसमें हम लगा देंगे, मेथी पट्टी बांधेंगे और इसी प्रकार से दाहिने में बांध देंगे। अब दूसरा है नाभि, अगर किसी की नाभि अक्सर खिसक जाती है, नाभि क्षेत्र में दर्द है, नाभि का हार्निया है, नाभि का स्थानाच्युत मतलब वो खिसक जाना होने कारण होने वाली परेशानी, पेट में दर्द, कब्ज, दस्त, पेट में तनाव या गैस हो रही है, तो पेट के मतलब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे करीब, यहाँ पे एक ही दिखा साफ,
यहाँ पे ये नाभि आ जाएगी, तो यहाँ पे एक मतलब मटर भी लगा सकते हैं, चना भी लगा सकते हैं। मेथी तो खैर बहुत छोटी होगी, यहाँ स्पेस ज्यादा है, तो होगा चना या मटर लगा दें यहाँ पे, ताकि नाभि से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इस तरह से मतलब हाथ रहेगा तो लगा दीजिए आप। मध्य भाग है ये, जहां पर हाँ लोग पहले खैनी खाते थे, वही वो स्टमक का पार्ट है, लगभग वहीं पर अच्छा, नाभि हाँ है। हाँ हाँ लोग खैनी खाते थे, वही वाला पॉइंट है, क्योंकि वही हम्म, प्रेस होता था वर्चुअली। तो वो नाभि का बिल्कुल बिल्कुल जैसे यूं कर लेंगे तो बीचों बीच जो पार्ट आएगा वही नाभि का पॉइंट है। जी जी। अब वहां है पर आंख, मटर लगा दीजिए, प्लास्टर लगा लीजिए जी। अपेंडिक्स में मतलब आंत के मतलब अपेंडिक्स में दर्द है या सूजन है, डॉक्टर लोग तो तुरंत ऑपरेशन कर देते हैं, पर हमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ अगर कोई भी ऐसा है तो अपेंडिक्स में दर्द सूजन हो, मौसमी बीमारियां, सर्दी जुकाम अगर हो जाता है किसी को, दस्त हो रहे हैं, तो अब यही तो है ना कि जैसे हम लोग का मरीज आया भाई दस्त हो रहा है, तो दस्त के लिए पूछना पड़ेगा कि मतलब अपेंडिक्स के कारण दस्त है या सर्दी के कारण दस्त हो रहा है या ज्यादा खाना अपच वाला खा लिया है, किस तरह से, तभी उसी हिसाब से ट्रीटमेंट देना है। बार बार बीमार पड़ जाना, अत्यधिक सर्दी जुकाम से भी दस्त होते हैं, पित्त, तीव्र झल्ला, जलन, खुजली, तो इसमें अपेंडिक्स जो हमारा है उसके सदृश। अब अपेंडिक्स एक्चुअली ये जो हमारा पोर्शन है इसके यहाँ नीचे, यहाँ पे अपेंडिक्स होता है इसके बिल्कुल लीवर के नीचे। तो अब इसमें ये हाथ में हमारे ये आ गया, अपेंडिक्स नहीं, अपेंडिक्स में कोशिश करिए। देखिए अपेंडिक्स क्या है, पहले शरीर की संरचना आगे बढ़ाया जाएगा। शरीर की संरचना में अपेंडिक्स, लीवर दाहिनी तरफ है, शरीर के दाहिनी तरफ लीवर है, तो हमेशा अभी दाहिने हाथ का प्रयोग करिए। दाहिने करें, अभी चूंकि हम दाहिने में बता नहीं पा रहे हैं, हाँ नहीं, लेफ्ट वो क्या ना, दाहिने में प्रयोग करिए। और हाँ दाहिने में प्रयोग कहाँ करेंगे, दाहिनी तरफ करेंगे, तो अपेंडिक्स हाँ हो जाएगा आपका राइट में, इंडेक्स फिंगर के आस बिल्कुल जस्ट वहां ज्वाइंट पर, वहां अपेंडिक्स हो जाएगा। हाँ, तो ये मतलब इंडेक्स फिंगर के ज्वाइंट पे ये समझो आ गया यार। जहाँ इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर मिल रही है, बिल्कुल वहीं पर पॉइंट आपका आएगा अपेंडिक्स का। तो उसी पर अपेंडिक्स आपको का मटर लगा लेना है या चना लगा देना है, मतलब मटर भी लगा सकते हैं, जो यहाँ पे स्पेस है इसलिए मटर या चना आप आराम से लगा सकते हैं। कोशिश, इसी पहले ही कोशिश, सिद्धांत है, पहला कोशिश प्राइमरी करेस्पॉन्डेंस, हाँ प्राइमरी अगर प्राइमरी नहीं हो सकता तब द्वितीयक। और इसीलिए ऑर्गन कहाँ है ये समझना जरूरी है, कि जरूरी है। लीवर राइट में है, जैसे स्टमक लेफ्ट में है, लेफ्ट स्प्लीन में लेफ्ट में है, इस लीवर राइट में है, अपेंडिक्स राइट में है। हम्म, तो इस रूप में आप जो है कोशिश करिए कि मतलब उसमें जरूर ये करें। अगर मान लीजिए कहीं आ रहा है कि कोलोन में, जैसे कोलोन आ रहा है ना, कोलोन माने आपका लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में राइट साइड में कहीं दर्द हो रहा है तो हमेशा राइट का इस्तेमाल करिए, राइट का इस्तेमाल करें। और लेफ्ट की तरफ हो रहा है तो लेफ्ट का इस्तेमाल करिए। बस ये सिद्धांत हमेशा ध्यान में रखना है। पर सर मतलब अपने आप लगाना जरा सा दिक्कत पड़ती है दाहिने हाथ में, और तो इसलिए लेफ्ट में भी अगर है तो इसमें 20 से 2 पार्ट कर ले, लेफ्ट राइट कर सकते हैं। वैसे तो अगर किसी नहीं, से वो लगवा वो वो उतना उचित नहीं है। हम्म, वो पार्क जेगू साहब ने अपने, चूंकि सिद्धांत रूप में उन्होंने करना था, तो उन्होंने दोनों का एक भाग मान लिया था। लेकिन हमारे यहाँ तो ये स्थिति है कि हम राइट और लेफ्ट दोनों का यूज कर सकते हैं। हाँ दोनों। जिनका जिनका एक कोई बाय द वे नहीं है, उनके लिए कहा गया कि सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस को यूज करें, लेकिन प्राइमरी करस्पॉन्डेंस इज द बेस्ट वन। क्यों? क्योंकि जो मेरिडियन राइट, क्योंकि बायलेटरल मेरिडियन है, तो जहां मेरिडियन पर आपका होगा तो वो मेरिडियन जल्दी एक्ट करेगी, दूसरी मेरिडियन देर से एक्ट करेगी। तो वैसे जी जी। जुड़ी हुई मेरिडियन पूरे उसमें हम्म, सिस्टम में है, लेकिन अगर लेफ्ट में सर है तो अगर राइट में कर रहे हैं तो करेगी, लेकिन थोड़ा सा देर से करेगी। क्यों? आपको ब्रेन के बारे में भी यही बताया जाएगा आगे, कि वहां भी उनकी गति है, तो वैसे जैसे उनकी गति है वैसे ही हम भी ये कल्पना करें कि जो साइंस कर रहा है कि ब्रेन के जो हमारे सेल्स है उनकी गति है, वैसे गति आपके मेरिडियन की हो सकती है। तो मेरिडियन बाईं तरफ में करने में अगर दाहिने तरफ का दर्द है तो थोड़ा देर से आ सकता है,
कैसे आ सकता लाभ है? दोनों में होगा, लेकिन कोशिश करिए कि आप करस्पॉन्डेंस सिस्टम में माने सादृश्यता, पहला सिद्धांत जो सक्सेना जी ने बताया, पहला क्या है, पहला आपका एकू के जो उपकरण है, एकू इंस्ट्रूमेंट, पहला वो प्रोब, ये हमारी मतलब जो है ये है, इससे मतलब प्रेशर देकर देख सकते हैं। इसे अब प्रेशर दे दे, करेला लगा ले, ये पहला है। दूसरा सिद्धांत, पहला सिद्धांत वो हो गया जो नॉर्मली आप करिए, करते रहिए, कोई भी कर सकता है। दूसरा सिद्धांत ये है कि जो थोड़ा बहुत जान रहे हैं और पहली कोई बीमारी हुई तो सादृश्यता सिद्धांत को नहीं भूलना है, चाहे आप जितना पढ़ ले। नंबर 3 का मतलब वही अब हाथ आएगा और पैर। अब ट्रीटमेंट सिद्धांत आएगा जो बाद में हम लोगों को पढ़ाया जाएगा। हाँ, मतलब सादृश्य का मतलब होगा सुजोग। ठीक है। अब जैसे किसी के ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट में सूजन है, ब्रेस्ट की में गांठ मतलब ग्रंथियों में गांठें पड़ गई हैं, या दूध कम या ज्यादा होता है, सीने में जलन है, सीने में दर्द है, तो ये हमें ब्रेस्ट का पॉइंट जो है यहाँ पे, ये जो नीचे पॉइंट है यहाँ पे मेथी पट्टी, चना या मटर लगा सकते हैं। बाद में जो आप उसको अब 1 मिनट बाद आप खत्म करिए, क्योंकि 5:20 हो गया है, वो मैडम का भी ज्वाइन कर चुकी है। आप वो एक कोई इंपॉर्टेंट बता दीजिए। और सर्वाइकल का जैसे बताया था, कल हमने बताया था, सर्वाइकल की अगर प्रॉब्लम है, चक्कर आना, हाथों में दर्द, पतलापन, हाथों में कमजोरी हो, पीठ में दर्द, अंगुलियों में दर्द, सुनपन हो, तो ये मतलब आप उस किताब ही दिखा दे रहे हैं, दिख रही है, तो ये मेथी पट्टी लगा दी गई है। ये देखिए अंगूठी के पीछे, मतलब ये अंगूठे का जो भाग है यहाँ पे, ये देखिए, दिखता भी तो नहीं है, ये जो हमने काला ये पोर्शन सिंगल आर्गन का अगर कोई ट्रीटमेंट करना है तो दाहिने में करें या बाएं में? किसका? जैसे मान लीजिए जैसे हार्ट का है, हाँ, तो करस्पॉन्डेंस में, करस्पॉन्डेंस में कोशिश तो हार्ट की बाएं तरफ करिए, हार्ट बाएं तरफ टिल्टेड है, बाएं हाथ, बाएं हाथ पे, बाएं तरफ टिल्ट है। और लंग्स का अगर करना है जो है, लंग्स में तो आप जान नहीं सकते, दोनों तरफ कर सकते हैं। और अगर आपको किसी के टेस्ट में मालूम है किसी को कि राइट में प्रभावित है तो राइट में करिए, अगर नहीं मालूम है तो लंग्स तो दोनों तरफ है तो दोनों में कर सकते हैं। जो तय है, जो मालूम है आपको, उसमें उसके लिए कहा जा रहा है कि नहीं, अगर जो मालूम नहीं है तो उसमें मतलब बेटर दाहिने हाथ में करें या बाएं हाथ में? नहीं, मालूम क्या नहीं, जैसे बताएं, जानना चाहते हैं। जैसे नेवल का अगर करना है जो है, तो नेवल तो बीच में है यार। नहीं, बीच में है तो दाहिने हाथ में ले या बाएं हाथ में? वो तो किसी में ले लीजिए, वो तो आपको उसके लिए तो प्राइमरी और सेकेंडरी की कोई बात नहीं है। प्राइमरी सेकेंडरी की बात वहां कही जा रही जो अंग बिल्कुल तय है। अच्छा। ये लेफ्ट में है तो उनमें आप कोशिश करिए कि लेफ्ट में ही करें, अगर राइट में है तो राइट में ही करें, ये उसका कहा जा रहा है। प्राथमिक और सेकेंडरी इसीलिए रखा गया कि यदि आपको ये तय है, निर्धारित है कि ये अंग बाईं तरफ है तो आप बाईं तरफ करिए। जो अंग कॉमन है, जैसे राइट में स्पेशली आप देखें कि लीवर राइट में ही है, राइट में आपका अपेंडिक्स कहा, अपेंडिक्स राइट में ही है, गॉल ब्लैडर आपका राइट में ही है आपका। अगर कोलोन की बात करें, अगर ये तय है कि असेंडिंग कोलोन में हो रहा है तो असेंडिंग कोलोन राइट में आएगी। लेकिन अगर ऊपर वाली ट्रांसवर्स की बात करेंगे तो वो बीच में है, दोनों तरफ है, तो इधर भी है, तो उसको नहीं कह सकते। लेकिन अगर डिसेंडिंग कोलोन की बात होगी तो लेफ्ट में है हमेशा। तो जो चीज धीरे धीरे पढ़ते जानेंगे तो वो चिकित्सा उसी के हिसाब से करना उचित होता है, ये कहा जा रहा है। ये नहीं कि आप लाभ दोनों मिलेगा। हाँ, मतलब जो जिस साइड में रहेगा वो जल्दी करेगा जो है, बस ये है उसका ये सिद्धांत है। अब लास्ट में एक और बच्चा, कमर का दर्द हम बता रहे हैं, जो कल बताया था कमर का दर्द, ये हमारी रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में ये जो है, इसमें हम मतलब मटर या चने की पट्टी लगा देंगे। तो इसमें सर जो चना लगाएंगे वो तो एक्चुअली जो नुकीला भाग है वो नीचे रहेगा,
वो सर बहुत फर्क नहीं पड़ता, मतलब ऐसा ना, थोड़ा सा प्रेशर तो आपको देना ही पड़ेगा हमेशा, देना पड़ेगा, हाँ। तो हल्का सा ये प्रेशर देना ही पड़ेगा। पोर्शन हमारा जो है, ये कमर के दर्द अगर है, कमर के दर्द वही हो गया, जस्ट हमारी स्पाइन हो गई एक तरह से, स्पाइन, ये हाँ। स्पाइन का तो पॉइंट है, कमर इसी का पे दर्द हमेशा लोअर स्पाइन का माना जाता है, लोअर हाँ। स्पाइन। अच्छा, एक चीज सर ये पूछ रहे, जैसे स्पाइन में हमारा जो आता है लंबर, तो लंबर तुम्हारा अंगूठे पे आ गया, बाकी थोरोसिक और ये सब इस नहीं साइड में नहीं, आएंगे। लंबर लंबर नहीं, हाँ, केवल केवल सर्वाइकल, सर्वाइकल सॉरी। ऊपर, सर्वाइकल के हाँ, ऊपर आया। केवल सर्वाइकल ऊपर रहेगा, बाकी फ्रेश सब यहाँ से नीचे चले, से यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से, एक मिनट दिखाई नहीं पड़ रहा, रुकिए। ये ये यहाँ रिस्ट से रिस्ट कलाई, कलाई रिस्ट से शुरू हुआ, थोरेसिक, थोरेसिक शुरू हुआ, और अंत में लंबो सैक्रल यहाँ आ गया, सैक्रल यहाँ आया, लंबो सैक्रल कोसिक्स यहाँ आ गई, कोसिक्स बिल्कुल नीचे आ गई, देखिए यहाँ पर। नहीं नहीं सर, आपका इसमें फोटो नहीं दिख रही भाई। हाँ, अब बताइए। नहीं, हमारा मतलब जैसे सर्वाइकल का हम लोग अंगूठे के पीछे लगाते हैं, हाँ, हैं, और बाकी हमारे थोरोसिक और ये सब इसमें आ जाएंगे। थोरेसिक ऊपर से शुरू होगा ना, यहाँ से, कलाई से। कलाई से, हाँ, यहाँ से होगा ना। हाँ मतलब सर्वाइकल का अगर ट्रीटमेंट करना है तो अंगूठे पे करना है, हाँ, और बाकी हमारे जो थोरोसिक है और जो जितने भी और हैं, मतलब नॉर्मली, नॉर्मली नीचे वाला हम इसलिए करते हैं कि सैक्रल, सैक्रल और हाँ, आपका वो लंबर, सैक्रल, वही प्रभावित होते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि नीचे से 5-6 चने की पट्टी बांध दीजिए, बांध दीजिए। इसीलिए, क्योंकि थोरेसिक में जल्दी प्रॉब्लम नहीं आती है। नहीं आती है, सैक्रल में ही होता है वो, सैक्रल में भी होती है सर, लंबर में होती है ना, L4 L5 में मैक्सिमम। बस बस वही L4 L5 S1 वही इसी में मेन होती बस है, ज्यादातर प्रॉब्लम इसमें ही होती है। बस। मतलब अगर सर्वाइकल का ट्रीटमेंट करना है तो हमारा चूंकि इस पे आ जाएगा, और बाकी हमारे जो भी थ्रोसिक है, सैक्रल है, लंबर है, वो सब हमारे इसमें बीच में ईफ में आ जाएंगे। जी, चलिए ठीक सर। ठीक, चलिए, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैडम सर। ज्वाइन कर लिए कि नहीं मैडम? ज्वाइन किए हैं सर। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते सभी। मैडम। तो मैडम हमारे बीच में आ गई हैं ललिता मैडम, और उन्होंने जो कल पढ़ाया था ब्लड, उसी से आगे उससे पढ़ाएंगी, उनका सब लोग स्वागत कर रहे हैं, और आप अपनी बात शुरू करें। ओवर टू मैडम ललिता। कल हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें से व्हाइट ब्लड सेल पढ़े थे, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल 5 प्रकार के होते हैं। पहला न्यूट्रोफिल, फिर इशनोफिल, फिर बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है। इसमें से जो पहला काम है, जो न्यूट्रोफिल है, उसका काम था बाहर से आए हुए जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस से लड़ना, ठीक है। सबसे पहले यही अटैक करते हैं न्यूट्रोफिल। फिर जो है इशनोफिल, वो एलर्जी, शरीर में जब एलर्जी हो किसी प्रकार की, खाने से हो या श्वास नली से जाए, किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, उस दशा में बढ़ती है, ठीक है। फिर जो है बेसोफिल, इसका काम है रिपेयरिंग करना। रिपेयरिंग करना मतलब वहां पे जो भी जैसे न्यूट्रोफिल हो गया और इशनोफिल हो गया, उसके बारे में ये उस चीजों को ये रिपेयरिंग करते हैं। फिर है मोनोसाइट। मोनोसाइट का काम है वहां पे जो भी हुआ, मारपीट, लड़ाई या फिर एंटीबॉडीज के साथ लड़ाई, उस जगह को वो साफ सफाई करता है, ठीक है। और कुछ परसेंट में ये मदद भी करता है। और फिर है 5वां लिम्फोसाइट। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ, फिर 5वां है लिम्फोसाइट। इसका 2 महत्वपूर्ण काम है कि ये चारों सभी प्रकार के सेल को ये न्यूट्रिएंट्स देता है, और दूसरा कि किस प्रकार का बैक्टीरिया है, किस प्रकार का वायरस है, उसको जानकर ये सेल तक पहुंचाता है, और ताकि उनके खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण कर सके। सर स्क्रीन हट गया है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। आज हम पढ़ेंगे वैसे ल्यूकेमिया के बारे में। मैं ऐसे शॉर्टकट बता देती हूँ पहले, फिर म्यूट है पढ़ेंगे। आप? म्यूट है सर आपका। सर तुमको लग रहा है सुनाई नहीं दे रहा है, क्या नहीं रहा।
स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, शेयर हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं। नहीं हो रहा है सर अभी। कल वाले कल कितने पढ़ाए थे वो सब में कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। वैसे आप लोग को फिर से पढ़ाया जाएगा उससे एक बार। हो रहा शेयर? हाँ हाँ, हो रहे हैं। आ गया। चलिए चलिए, हो गया, यही बात है ना? हाँ, इसी से था। चलिए, ल्यूकेमिया के बारे में जानते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है। ये तब होता है जब ल्यूकेमिया यानी ल्यूकोसाइट से ही होता है। ल्यूकोसाइट सेल हमारा जो होता है व्हाइट ब्लड सेल, उसकी वजह से होता है। वो 5 प्रकार के होते हैं। पांचों प्रकार अपने अपने उनका जो जब उनका जन्म लेना होता है तब मतलब वो अपने आकार में ही बोन मैरो से और लिम्फेटिक नोड से वो जन्म लेते हैं, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल। लेकिन वो किसी कारण से प्रीमेच्योर या इमेच्योर हो जाते हैं। मतलब वो जब उनको जन्म लेना चाहिए उससे पहले ही उनकी जब जन्म हो जाती है तो वो अपना काम को पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये ल्यूकेमिया में बेसिकली यही होता है कि ल्यूकोसाइट पहले आ जाते हैं, जब उनको आना चाहिए उससे पहले आ जाते हैं। उस कंडीशन में ल्यूकेमिया होती है। अब कैसे होती है वो देखते हैं। रक्त की वो दशा जब रक्त में ल्यूकोसाइट के किसी एक सदस्य या सदस्यों की अपरिपक्व फॉर्म जो सामान्य रक्त में प्रवाह नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे नॉर्मली वो रक्त में अभी ब्लड सर्कुलेशन में नहीं आते हैं जब तक वो मेच्योर नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी इमेच्योर रहते हैं और आ जाते हैं, मौजूद हो और उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही हो। अधिकतर लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया ही पाया जाता है। चूंकि इनका आकार सामान्य से बड़ा होता है अतः ये कैपिलरी एवं आर्टियोल में फंसकर रक्त आपूर्ति बंद कर देते हैं। यह अपरिपक्व है अतः सामान्य काम नहीं कर सकते हैं। मतलब इनका जो काम है, इतने सारे काम है इनके, देखिए सबसे मुख्य काम इनका ही है शरीर की रक्षा करना, ये कर नहीं पाते हैं अतः सामान्य काम नहीं कर सकते। इनका जीवन काल कुछ घंटों या कुछ दिन का होता है। संख्या एवं आकार अधिक होने के कारण रक्त की विस्कोसिटी बढ़ जाती है जिससे रक्त प्रवाह की गति कम हो जाती है, ठीक है। और इस प्रकार की कंडीशन होती है जिसे हम ल्यूकेमिया या लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एड्स के बारे में। एड्स एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जो अभी तक मतलब ये क्योर नहीं होता है, जो कि एक्यूप्रेशर में कुछ तक संभव है अगर इसका अच्छे से इलाज किया जाए तो। एड्स में क्या होता है, क्या एक वायरस, इसकी फुल फॉर्म जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब ये एक्वायर्ड इम्यूनी मतलब ये ना ऐसा कह सकते हैं कि एक्वायर्ड मतलब अर्जित किया हुआ बीमारी है। मतलब खुद से अपने शरीर की इम्यूनिटी के कारण ही ये बीमारी होती है। और उससे क्या होता है, एक प्रकार का वायरस होता है रेट्रोवायरस, ठीक है, जिसे HIV कहते हैं, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ये वायरस क्या करता है, जब शरीर में आता है, शरीर में जैसे ये वायरस आया नया वायरस तो कौन सबसे पहले अटैक करेगा, लिम्फोसाइट सेल अटैक करेगा, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल। लेकिन ये क्या करता है, अटैक करता है और लिम्फोसाइट का जो सेल है, जो लिम्फोसाइट को जो प्रोटेक्ट करता है ना, एक ग्लाइकोप्रोटीन नामक प्रोटीन है जो कि लिम्फोसाइट सेल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन ये HIV जैसे ही शरीर के अंदर आता है, जो लिम्फोसाइट जो हमारे शरीर के एंटीबॉडीज है, ठीक है, जो लिम्फोसाइट को मदद करता है वो है ग्लाइकोप्रोटीन। और वही HIV आता है सीधा और उस ग्लाइकोप्रोटीन को ही अपने चपेट में ले लेता है, मतलब उसी ग्लाइकोप्रोटीन को अटैक कर देता है। और उसी ग्लाइकोप्रोटीन का काम है कि वो लिम्फोसाइट की प्रोटेक्ट करे, ठीक है, लेकिन वो उसी को नुकसान पहुंचा देता है। तो फिर पूरे लिम्फोसाइट को जो काम है, जो करना होता है वो कर नहीं पाते हैं और फिर वो हमेशा के लिए वो बीमारी उसी शरीर में ही रह जाता है। देखते हैं क्या लिखा है। ये गंभीर बीमारी है ये बहुत ही गंभीर बीमारी। इसमें देखिए बस बहुत बढ़िया इसमें लिखा हुआ है, देखिए बहुत बढ़िया लिखा हुआ कि एक CD4 ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसका काम होता है कि ये हेल्पर T लिम्फोसाइट के साथ बंधा होता है।
अब ये होता क्या है, यही आदमी जा करके, यही हमारा एक आदमी समझ लीजिए है, ये हमारा आदमी जा करके और अपने अपने जाके बताता है सेना में जाकर के, भैया इस तरह का बनाना है आपको। लेकिन इसको क्या करता है, ये जैसे आता है ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस HIV जो बोलता है, ये क्या करता है, उसको बांध लेता माने उसको साथ अपने मिला लेता है। जैसे दुश्मनी हो, फॉरेन में विदेश में आप जाएं और विदेश के सैनिकों को अपने साथ मिला लें, तो जो मेन इनका सेनापति है CD4, उसको अपने साथ मिला लेता है। मिलाने का मतलब ये हुआ कि उसको बांध दिया तो वो CD4 उनका काम करने लगता है। अब उनका काम करने लगा तो ये T और B लिम्फोसाइट जिनकी वजह से आपको लड़ना है, वो लड़ने वाले काबिल ही रहते हैं। तो जब नहीं लड़ेंगे, हमारा डिफेंस सिस्टम नहीं लड़ेगा, तो क्या होगा, हमारी सेना हमेशा हारेगी। इसलिए बहुत गंभीर बीमारी है। बिल्कुल। अब आगे देखते हैं थ्रोम्बोसाइट के बारे में। ठीक है, आप लोग पढ़िएगा इसको तो समझ आ जाएगा और अच्छे से। ठीक है, एक बार पढ़ देती हूँ ये भी। HIV उत्पन्न की जाती है। यह वायरस लिम्फोसाइट की बाहरी सतह पर मौजूद एक ग्लाइकोप्रोटीन जिसका नाम है CD4 को अपने साथ बांध लेता है। यह ग्लाइकोप्रोटीन सामान्यतः दुश्मनों का भेद जानकर उसके प्रतिरोधी एंटीबॉडी पैदा करने वाले साइटोटॉक्सिक T and B लिम्फोसाइट का जनन करवाता है। इस वायरस के साथ बंध जाने पर यह अपना कार्य कर पाने में अक्षम होता है। मतलब इनका जो कार्य होता है वो कर ही नहीं पाता, वो सूचना दे ही नहीं पाते हैं, जिसके कारण लिकोसाइट कुछ कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, अपना काम जो करना होता है वो नहीं कर पाते हैं और अतः रोगी संक्रमण से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ठीक है, और वो हमेशा रोगी बने रहते हैं। ये बीमारी ऐसी है कि ये कभी खत्म नहीं होता है। फिर है थ्रोम्बोसाइट। हम लोग दो तीन प्रकार के ब्लड सेल होते हैं, वाइट, सबसे पहले रेड ब्लड सेल, फिर व्हाइट ब्लड सेल और फिर तीसरा है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, जिसे प्लेटलेट्स भी कहते हैं। थ्रोम्बो का अर्थ होता है क्लॉट होना। थ्रोम्बो का अर्थ है क्लॉट होना और साइट यानी सेल। ठीक है, इसका काम है क्लॉट करना, क्लॉटिंग होना। RBC का जो संख्या था वो हम देखे थे कि 4.5 से 5.5 मिलियन होता है। ठीक है, और जो हम अभी देखे व्हाइट ब्लड सेल वो कितना होता है, 4000 से 11000। इसको याद रखिएगा, ये काउंट बहुत आता है। ठीक है, 4000 से 11000 होता है। और जो अभी हम पढ़ेंगे थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स, इनकी संख्या होती है 1.5 लाख से 2.5 लाख। ठीक है, रक्त में ये सबसे छोटे आकार के सेल है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल से भी छोटा है और रेड ब्लड सेल से भी छोटा है। इनका जो आकार होता है वो वाइकॉन्वेक्स डिस्क शेप्ड और नॉन न्यूक्लियोइड होते हैं, इसमें न्यूक्लियोइड नहीं होते हैं। इनकी सकल संख्या सामान्यतः 2.5 से प्लस माइनस, मतलब इसको अगर प्लस और माइनस करेंगे तो 1.5 से 2.5 आएगा। ठीक है, 1.5 से 2.5 लाख पर क्यूबिक mm होती है, जो बोन मैरो द्वारा जनन किए जाते हैं। ये भी बोन मैरो में ही इसका जन्म स्थान है। ठीक है, RBC का भी जन्म स्थान था। ठीक है, और व्हाइट ब्लड सेल का है वो 2 जगह था, लिम्फ नोड में और बोन मैरो में। और जो थ्रोम्बोसाइट है इसका जन्म स्थान है बोन मैरो। ठीक है, इनके साइटोप्लाज्म में 5 हाइड्रोक्सी ट्रैप्टमाइन तथा थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे विशेष तत्वों के अलावा अन्य एंजाइम एवं ग्लाइकोजन राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन भी होते हैं। इसके न्यूक्लियस में ये इसका जो मुख्य काम होता है, उसका काम है कि वो थ्रोम्बस मतलब वो क्लॉट करना। अपने उसका जो गुण है, जो थ्रोम्बोसाइट का गुण होता है वो क्लॉट करना होता है, चिपकना होता है। ठीक है, ये शरीर के सचल गश्ती दल के समकक्ष है, जो आंशिक रूप से फेगोसाइटोसिस करने के साथ साथ रक्त वाहिनियों की एपिथेलियल में होने वाली रोजमर्रा की टूट फूट को पैबंद लगाते रहते हैं। मतलब जो भी वहां पे काम होता है ना, उसको ये फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है, WBC का काम ही है फेगोसाइटोसिस करना। ठीक है, फैगोसाइटोसिस का अर्थ होता है कि ऐसे साइटोसिस जिसमें खाना है, किसी खा लेते हैं। फैगो माने खाना, ये होता है खा लेते हैं। अब इसका बता दें, देखिए पहली बार आपने पढ़ा कि एक RBC था, वो क्या काम कर रहा था, खाना बनाने के लिए ऑक्सीजन ले जा रहा था।
तो पहला काम क्या है, घर में जैसे आप रहते हैं तो पहला काम खाना, अगर खाना नहीं बना तो कहें कि सवेरे से भूख लगी हुई है, तो पहला काम खाना, तो आरबीसी ने किया। दूसरा काम, घर में कोई दुश्मन ना आ जाए, कोई गुंडा ना आ जाए, कोई बदमाश ना आ जाए, उसके लिए सुरक्षा, तो सुरक्षा के लिए अब डब्ल्यूबीसी आ गया। अब तीसरा काम क्या हुआ, इस थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट का अर्थ हुआ कि घर को घर बनाने का काम। जैसे घर को घर कैसे बनाएंगे, आपके पास 4 रुपया है, अब इस 4 रुपए को आप जो है खर्च कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो घर को, घर में रक्त है, रक्त हमारे पास बहुत बड़ा धन है, वो रक्त धन इसलिए है कि उसी के माध्यम से हम सारा काम चला रहे हैं, उसी के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। अगर हमारा रक्त खत्म हो जाए तो क्या होगा, फिर हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो घर को घर बनाने का काम स्कंदाणु थ्रोम्बोसाइट करते हैं, सबसे छोटे आकार के होते हैं, और आरबीसी जहां कॉनकेव होते हैं, बाई कॉनकेव, यहाँ ये बाई कॉन्वेक्स जस्ट उल्टा होता है। तो ये इनकी संख्या, और इनकी संख्या उनसे कम होती है, वो 45 से 55 लाख होते हैं, ये 1.5 से 3.5 लाख होते हैं। अब केवल ये घर को घर बनाने का है और सबसे छोटा है, और इसकी विशेषता ये है कि देखिए छोटे बच्चे की तरह बिहेव करता है। आगे पढ़िए। यस मैडम, हमने जनरल बता दिया। बिल्कुल। इनमें आपस में चिपकने का गुण होता है, जिसकी मदद से ये रफूगिरी का काम करते हैं। मतलब यही ब्लड को ब्लड कैपिलरी से बाहर जाने नहीं देता है, ठीक है, तुरंत ही वो क्लॉट बनाने लगता है, रफूगिरी करने लगता है, ठीक है। परंतु यही गुण अवगुण के रूप में बदल जाता है जब रक्तवाहिनियों में किसी थ्रोम्बस का निर्माण होता है। इनका आंशिक कार्य कोगुलेशन मैकेनिज्म भी है। कोगुलेशन मैकेनिज्म का मतलब ही होता है कि वो फटाफट जहां से ब्लड कैपिलरी से ब्लड बाहर निकल रहा है, तो ये फाइबर्स को फैलाकर उसमें चकत्ते बनाने लगते हैं वहां पे। मतलब उस ब्लड को कैपिलरी से बाहर ना जाने देने के लिए वहां पे ये क्लॉट बनाने लगते हैं, ठीक है। रक्त में मौजूद समस्त रक्त कणिकाओं में सबसे छोटे होने के कारण, मतलब जितने भी आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, सबसे छोटा ये प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। जिस छोटे होने के कारण ये चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, अतः एपिथेलियल से चिपकना इनका स्वभाव है। एपिथेलियल मतलब रक्त का जो ऊपरी दीवार है, ठीक है, एपिथेलियल सेल। किंतु बड़े सेल इन्हें प्रवाह के मध्य लगातार कोशिश करते रहते हैं। मतलब जैसे ब्लड से ये व्हाइट ब्लड सेल भी जा रहा है, रेड ब्लड सेल भी जा रहा है, और प्लेटलेट्स भी जाते हैं, लेकिन ये छोटा होने के कारण कहीं भी अटक जाते हैं और चिपकने लगते हैं। लेकिन ये जो ब्लड का प्रवाह है, व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल, ये क्या करता है, उसको आगे धकेलते रहता है कि ये कहीं चिपक ना जाए। उसका वो छोटे होते हैं जिसके कारण वो कहीं भी रुक जाते हैं, लेकिन बाकी बड़े सेल उनको परवाह देते हैं, मतलब उनको हमेशा आगे भेजते रहते हैं साथ साथ, ठीक है। इनके इसी स्वभाव के कारण अधिकतर हार्ट अटैक की घटना भोर में घटती है। मतलब भोर में इसलिए घटती है कि भोर के टाइम में हमारा ब्लड सर्कुलेशन कम रहता है थोड़ा सा, मतलब जितना होना, मतलब कम ही रहता है ब्लड सर्कुलेशन, जिसके कारण आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इस प्लेटलेट्स को परवाह नहीं कर पाते, क्योंकि उस टाइम थोड़ा रक्त का प्रवाह कम होता है। अगर रक्त का प्रवाह ज्यादा होता, जिस टाइम ज्यादा होता है, उस टाइम प्लेटलेट्स कहीं रुक नहीं पाता है, कहीं जम नहीं पाता है, ठीक है। लेकिन जिस भोर का टाइम जो होता है, उस टाइम ब्लड का फ्लो कम रहता है, जिस कारण से वो प्लेटलेट्स को नहीं अपने साथ लेकर जा पाता है, और वो कहीं भी चिपक जाता है। और कहीं भी क्या, जैसे कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट की आर्टरी होती है, जो हार्ट को पोषण देता है, उसी आर्टरी में अगर चिपक जाए तो तुरंत हार्ट अटैक हो जाती है, ठीक है। इसीलिए भोर के टाइम में ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक होती है। इनका स्वभाव देख लिया आपने, स्वभाव बच्चों का है। जैसे गांव में मेला वाला देखने के लिए लोग जाते हैं, तो छोटे बच्चे होते हैं, हर दुकान में रुक जाते हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं तो कोई बाईं तरफ चला गया, कोई दाहिने तरफ चला गया, वो किनारे में वहां खड़े हो जाते, देखते थे। वैसे ही चंचल प्रवृत्ति है इनकी कि ये जो है कोशिश करते हैं कि जहां बगल में देखा किनारे, वहां चिपक गए। अब चिपकना स्वभाव है, चिपकना वही नेचर है। अब इसीलिए इनको प्रवाह में रखना पड़ता है, कठिन है इनका। तो इसलिए नॉर्मली जो है हार्ट अटैक वाला भोर में होता है, ये बता दिए मैडम। यस, ठीक है। अब आगे आते हैं रक्तस्राव रोधित, होमोस्टेसिस, अर्थात रक्त को शरीर के बाहर बहने से रोकना, ठीक है। रक्त प्रवाह किसी रक्त वाहिनी के कटने या फटने पर प्रारंभ होता है, और ये उसी के साथ
इस नुकसान को न होने देने का प्रयत्न अनेक चरणों में प्रारंभिक होता है। मतलब ये प्लेटलेट्स कैसे काम करता है देखते हैं, ठीक है। शरीर, अगर ये प्लेटलेट्स नहीं होता तो शरीर का सारा ब्लड बाहर ही निकल जाता, क्लॉट होता ही नहीं, ठीक है। पहला काम है वैसोस्पाज्म, मतलब जहां पे कटी फिटी रक्त वाहिनियां की दीवारें लोकल मायोजेनिक रिफ्लेक्स के प्रभाव में सिकुड़कर रक्त वाहिनियों के कटे स्थान से बंद करने की चेष्टा करती है। वैसोस्पाज्म मतलब होता है ना, जो हमारी ब्लड वेसल्स होता है ना, वो आपस में उसकी प्रवृत्ति होती है, ऐसा गुण होता है कि वो सिकुड़े, कॉन्ट्रैक्ट होता है ऐसे, ठीक है। उसका काम है कॉन्ट्रैक्ट होना। तो सबसे पहले वो वाहिनियां कॉन्ट्रैक्ट होती है जिसके कारण ब्लड बाहर ना निकल पाए, ठीक है। फिर दूसरा काम जो है वो काम है थ्रोम्बोसाइटिक प्लग फॉर्मेशन। उस कटे फटे स्थान पर निकले टिश्यू फाइबर से थ्रोम्बोसाइट चिपककर एक कॉर्क का निर्माण करते हैं, ठीक है। जो थ्रोम्बोसाइट है यानी जो प्लेटलेट्स है वो एक कॉर्क का निर्माण करती है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक गुच्छा जैसा निर्माण करती है फाइबर्स का, ठीक है, ताकि वो ब्लड बाहर ना जाए। फिर तीसरा काम है कोगुलेशन का। यह चरण चोट लगने से 15-20 सेकंड पश्चात प्रारंभ होकर अगले 3 से 7 मिनट तक समाप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया में निम्न 13 फैक्टर होते हैं। मतलब कोगुलेशन का काम जो है ना, कोगुलेशन मतलब एकदम संपूर्ण रूप से वहां पे जम गया है कि अब ब्लड बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं कोगुलेशन। और उस कोगुलेशन के दौरान बहुत सारे ऐसे प्रोटीन होते हैं जो उस ब्लड को क्लॉट करता है। मतलब ऐसे तो बहुत सारे हैं जो कि ब्लड क्लॉट करने में मदद करता है, लेकिन ये सारे प्रमुख फैक्टर है जो ब्लड को क्लॉट करता है, ठीक है। इतने प्रकार के होते हैं और ये इसमें भी बहुत सारे चरण होते हैं, जैसे फाइब्रोनिजन है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन, ठीक है। ये सब मदद करते हैं ब्लड को क्लॉट होने में। और जो इस जैसे इतने इतने सारे प्रोटीन है उसमें से जो मुख्य होता है जो क्लॉट करता है, वास्तविक में जो क्लॉट करता है उसे फाइब्रिन कहते हैं, फाइब्रिन, ठीक है। आगे आगे कीजिए थोड़ा। उपरोक्त समस्त फैक्टर रक्त में सदा उपलब्ध रहते हैं किंतु निष्क्रिय रहते हैं। ये जितने भी फैक्टर है ना ये सारे ब्लड में होते हैं, मतलब ये 14 फैक्टर दिया है ना यहाँ पे, 14 या 15 फैक्टर, ये सब ब्लड में होते हैं, लेकिन ये निष्क्रिय अवस्था, मतलब इसका कोई काम नहीं रहता है। इसका तब काम होगा जब शरीर में कहीं कट गया, फट गया, और इसको एक्टिव करने वाला जो होता है वो प्लेटलेट्स ही होता है, जो ये 14 तरह के फैक्टर को एक्टिव करता है, ठीक है। ये ब्लड में रहता है लेकिन ये निष्क्रिय रहता है। थ्रोम्बोसाइट का अंश आवश्यक है, ठीक है। इसको सक्रिय करने के लिए प्लेटलेट्स का अंश आवश्यक है जो कटे फटे टिश्यू को फाइबर से सक्रिय होता है, ठीक है। कुछ ऐसी प्रक्रिया अतः अंगों को चोट लगने पर ही होती है, तब इसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं और बनी हुई लुगदी थ्रोम्बस कहलाती है। जो बनती है लुगदी, जो एकदम वहां पे रुक जाती है, जहां से ब्लड निकलती है वहीं पे आके एकदम रुक जाती है, उसे लुगदी कहते हैं यानी थ्रोम्बस कहते हैं, ठीक है। चौथा काम है रिपेयर। मैडम ये बता दो ये वाला, इंजर्ड टिश्यू से कैल्शियम, इसीलिए कैल्शियम बहुत आवश्यक माना गया है ना। देखिए कैल्शियम इसीलिए कहा है थ्रोम्बोसाइट से 10% और इंजर्ड टिश्यू से कैल्शियम 90%, इसका 90% होता है। हाँ मतलब कैल्शियम बहुत आवश्यक है। कैल्शियम जो है इसीलिए कहते हैं ना कैल्शियम यहाँ भी आवश्यक है। जो कैल्शियम कमी हो जाए तो कैल्शियम यहाँ भी आवश्यक है, और भी ब्रेन में आवश्यक है, लेकिन यहाँ भी आवश्यक है कि थ्रोम्बोसाइट से अगर नहीं होगा तो ये आपको फाइब्रिन क्लॉट ही नहीं बन पाएगा अगर कैल्शियम नहीं हुआ। इसीलिए कैल्शियम की कमी जो है बहुत खतरनाक होती है। कैल्शियम और प्लेटलेट्स दोनों मिलकर इतने सारे तत्वों को, इतने सारे फैक्टर को एक्टिव करता है, ठीक है। यस कैल्शियम 90% होता है और थ्रोम्बोसाइट 10% होता है। ये सब मिलके इस इतने सारे जो 14 फैक्टर होते हैं इसको एक्टिव करता है, तब जाके ये फाइब्रिन में चेंज होता है, ठीक है। ये मिलते हैं तब आपस में जो क्लॉट बनाता है, इसका लास्ट है नाम, उसको फाइब्रिन नाम है, जो वास्तविक में क्लॉट बनाता है। ये तभी बना पाता है जब थ्रोम्बोसाइट शरीर में हो उतनी संख्या में, प्लस कैल्शियम की मात्रा होनी चाहिए। चौथा काम है इसका रिपेयर प्रोसेस, मतलब सबसे लास्ट में जो होता है वो रिपेयर होता है। उपरोक्त क्लॉट
कोगुलम बनाने के पश्चात 1 से 3 घंटों में वो मौजूद फाइब्रोब्लास्ट सेल विभाजन द्वारा अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं और कटे स्थान पर रेशे बनाकर उक्त स्थान को स्वस्थ भाग के साथ रफूगिरी कर देते हैं और ये मरम्मत कार्य 7 से 10 दिनों में पूर्ण हो जाता है। ठीक है, ये अपने आप होता है हमारे शरीर में। जैसे हम कहीं कट जाते हैं, फट जाता है, अगर थोड़ा सा कट जाते हैं वो अपने आप जुड़ने लगता है और ठीक हो जाता है। शरीर ना अपने आप को ठीक करने के लिए वो खुद ही इतने सारे काम करते हैं। ठीक है, और वो धीरे धीरे वो दिखता ही नहीं है कि उस जगह पे कटा था अगले 7-10 दिन के अंदर। फिर यही प्लेटलेट से और क्या बीमारी होती है, इससे रिलेटेड एक बीमारी है जिसे परफ्यूरा कहते हैं, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, एक दो बीमारी भी आप लोग याद कर सकते हैं कि आरबीसी से क्या बीमारी होता है, जो पढ़े थे हम लोग। फिर व्हाइट ब्लड सेल से क्या बीमारी होती है और प्लेटलेट से क्या बीमारी होती है। तो एक है उसमें से परफ्यूरा। ठीक है, परफ्यूरा क्या होता है ना, परफ्यूरा आप लोग सुने होंगे, चकत्ते चकत्ते शरीर के स्किन के अंदर चकत्ते हो जाती है। ठीक है, ब्लड क्लॉट हो जाता है जो शरीर के बाहर नहीं निकलता, वो अंदर ही रहता है, उसे परफ्यूरा कहते हैं। त्वचा की एपिडर्मिस, एपिडर्मिस मतलब बाहर की, मतलब अंदर से वो सब जो हमें स्किन दिखती है वो डर्मिस होता है, जो अंदर की साइड होता है वो एपिडर्मिस होता है। ठीक है, त्वचा की एपिडर्मिस एवं म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे मौजूद कैपिलरी की दीवारों से रक्त रिस कर जमने लगता है। यह पिन हेड साइज की चित्तियां उन स्थानों पर अधिक उभरती है जहां टकराहट या रगड़ या प्रेशर पड़ता है। जैसे कहीं पे हमें अचानक लग जाता है, बाहर से ब्लड मतलब ऐसे कट लग गया तो वो ब्लड आ जाता है, लेकिन कट नहीं लगा, ऐसे ही चलते चलते चोट लग जाता है तो वहां पे काले काले निशान हो जाते हैं, मतलब अंदर ही अंदर ब्लड जम जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, इस स्थिति के दो कारण है। रक्त वाहिनियों की दीवार में किसी तत्व की कमी से दीवार के सेल रक्त को रास्ता नहीं देता है। ठीक है, रक्त वाहिनियों की दीवार में जो ब्लड कैपिलरी होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है, उसका ये कारण है कि उसके तत्व में किसी भी प्रकार की कमी हो तो वो ब्लड बाहर नहीं निकलती है। दूसरा है, रक्त में थ्रोम्बोसाइट की संख्या 1 लाख से 1 लाख पर क्यूबिक mm से घट जाए ताकि शरीर में प्रत्येक ऊतक तक वो ना पहुंच पाए। ठीक है, अगर थ्रोम्बोसाइट की संख्या कम हो जाती है तो वो वहां पे नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा। यह स्थिति अधिकतर एप्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकेमिया तथा बोन मैरो पर रेडिएशन से उत्पन्न होती है। कुछ औषधियां जैसे एंटीबायोटिक, आर्सेनिक एवं गोल्ड कंपाउंड के सेवन से भी ये परफ्यूरा मिल सकता है। ठीक है, अब आते हैं रक्त के भौतिक गुण। रक्त का क्या क्या गुण होता है। ठीक है, ब्लड जो है वो अपारदर्शी होता है, मतलब हम एक पानी जैसे एक पार से दूसरे पार देख सकते हैं, ब्लड से नहीं देख सकते हैं, वो अपारदर्शी होता है। रक्त तरल दशा में स्कारलेट रेड धमनियों में तथा पर्पल रेड सिराओं में होती है। आर्टरीज में हमारा पर्पल रेड होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन रहित होता है, और जो सिरा होता है उसमें स्कारलेट ब्लड दिखाई देता है। सिराए में पर्पल रेड दिखाई देता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, और धमनी में ऑक्सीजन की अणु 4 होती है, इसीलिए उसका रंग स्कारलेट रेड होता है, मतलब पूरा पूरा लाल होता है। फिर उसकी मात्रा कितना होता है शरीर में, शरीर के भार का 7.7% या 1/13 भाग उम्र और सेक्स के अनुसार शरीर में रक्त की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। गर्भवती महिलाओं में जल की मात्रा बढ़ जाने के कारण रक्त की मात्रा सामान्य इतना लीटर बढ़ जाता है, 0.8 से 0.2 लीटर बढ़ जाता है। इसका गुण है, और एक है अम्लीयता, मतलब ये होता है एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, पीएच इसका जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, और ज्यादा एसिडिक नहीं होता है। जो हमारा पीएच स्केल होता है 1 से 14 तक, तो 1 से 7 तक हमारा होता है एसिडिक, और 7 से 14 तक होता है एल्कलाइन। ठीक है, तो ये ज्यादा नहीं होता, थोड़ा सा, ये 7.4 ही है। ठीक है, तो इसे हल्का क्षारीय कह सकते हैं। 1 से 7 तक एसिडिक है, और ये 7 के बाद 7 से 7.4 यानी ये एल्कलाइन है, थोड़ा सा एल्कलाइन है। ठीक है, मानव जीवन और इसीलिए यही लगभग
ऐसा ही शरीर का भी होना चाहिए लगभग, इसीलिए क्षारी, हल्का क्षारी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनती है तो आप लोग याद कर लीजिएगा ये। फिर है स्पेसिफिक ग्रेविटी, पानी की तुलना में रक्त की स्पेसिफिक ग्रेविटी ये, ठीक है। फिर है इसकी विस्कोसिटी, पानी की तुलना में रक्त की विस्कोसिटी इतनी होती है, मतलब वो पानी बहुत पतली होती है ऐसे छुएंगे तो, लेकिन ये विस्कोसिटी उसकी चिपचिपाहट कह सकते हैं, रक्त की थोड़ा ज्यादा होता है और पानी में बिल्कुल नहीं होती है। ये पानी का तुलना बताया गया। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, यह दाब मुख्यतः प्लाज्मा प्रोटीन के कारण होता है। शरीर तापक्रम 37 डिग्री पर ऑस्मोटिक प्रेशर 281 से 292 ग्राम मोलरिटी लीटर ऑफ वाटर है। फिर है ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है इसका कि इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ESR, जो अधिकतर हम लोग ब्लड टेस्ट में करवाते हैं, ESR टेस्ट, रक्त को एंटीकोगुलेंट के साथ मिलकर ये एक विशेष ट्यूब में भरकर छोड़ देती है, जो 1 घंटे पश्चात रक्त कोशिकाएं नीचे सेडिमेंट होने लगती है। मतलब रक्त, जो हमारा रक्त की जो ब्लड सेल होती है वो अगर उसको मतलब वो कितने समय में वो मतलब वो जब मरती है और जब नीचे बैठती है उस टाइम को देखा जाता है कि वो कितने समय में नीचे बैठती है। उनका एक फिक्स टाइम होता है कि वो 1 घंटे में इतना होना चाहिए, ठीक है। सेडिमेंट हुई ऊपर क्लियर प्लाज्मा छोड़ देती है। सामान्य रीडिंग इसका होता है 0 से 20 mm फर्स्ट आवर। मतलब सेडिमेंट होना मतलब होता है नीचे बैठना, मतलब वो ब्लड सेल जब खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो कितने टाइम में नीचे बैठती है, ठीक है, उसे कहते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। अब है कुछ ब्लड के कार्य, इसका जो मुख्य कार्य है देखते हैं। सर ब्लड का पीएच तो अल्कलाइन होगा ना या एसिडिक होगा? अल्कलाइन होता है, ये अम्लीयता इसीलिए लिखा है, वो नेचर है, मतलब ये बता रहा नेचर, बाकी ये अम्लीयता का अर्थ है पीएच। हाँ, पीएच असल कुछ पीएच है, पीएच 7.4 हुआ, इसका मतलब ये क्षारीय हुआ। हाँ, अल्कलाइन क्वेश्चन आता ना केवल शायद मतलब एसिडिक है, मतलब यूरिन का है शायद मेरे ख्याल से। यूरिन एसिडिक है, बाकी सभी क्षारीय है ज्यादातर। नहीं, यूरिन एसिडिक है। आपका टंग आगे पढ़ेंगे, टंग भी एसिडिक है, हल्की एसिडिक। अच्छा, जहां जहां से बैक्टीरिया को मारना है, सुन लीजिए, जहां जहां बैक्टीरिया को मारना है शुरुआत में, वो सब एसिडिक मिलेगी आपको। अच्छा। आपको HCl बहुत एसिडिक मिलेगा, हाईली एसिडिक 1.8 1.2 तक कहा जाता है। और यूरिन इसलिए कि यूरिन क्या है, यूरिन के माध्यम से ना कोई पहुंच जाए बैक्टीरिया, इसको यूरिन वाला जो है वो एसिडिक होता है, ताकि वहां से जा पाए। मुंह से आप जाते हैं, मुंह से खाना खाते हैं तो वो वहां ना हो जाए, इसलिए वो एसिडिक रखा जाता है। अच्छा, ठीक सर, ठीक। चलिए, इसका काम होता है रिस्पिरेशन गैसेस, गैसेस O2 और CO2 को ये संवहन करता है। मतलब ये क्या करता है, ये लंग्स से O2 को लेकर सेल तक पहुंचाती है और फिर CO2 को शरीर से बाहर निकालती है, ठीक है। O2 और CO2 का संवहन करती है। फिर है ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोल्यूबल एलिमेंट्स फॉर न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन। मतलब जैसे RBC है, मतलब ये न्यूट्रिएंट शरीर में ये अलग अलग जगहों पे ये पोषण करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है, ब्लड के द्वारा जाती है सर एक एक सेल में पोषण हमारा, ठीक है, और शरीर का वेस्टेज बाहर निकलती है। फिर है रेगुलेशन ऑफ वाटर। एक गैलन ऑफ बॉडी में लगभग 40 लीटर जल की मात्रा होती है और ये जल की मात्रा 2 जगहों में होती है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब सेल के अंदर और सेल के बाहर। तो ये 15 लीटर सेल के बाहर होती है और इंट्रा मतलब सेल के अंदर 25 लीटर होती है, ठीक है। रेगुलेशन करती है वाटर का। दोनों कंपार्टमेंट
के मध्य जल का समन्वय रक्त बनाए रखता है। ठीक है, सेल के अंदर और सेल के बाहर कितना होना चाहिए वाटर का लेवल, वो ब्लड बना के रखता है। फिर है रेगुलेशन ऑफ ब्लड। शरीर में दिन भर सेलुलर मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप लगभग 3 से नहीं, ये मैडम बता दो इनको, ये वाला बता दो। रेगुलेशन ऑफ वाटर का अर्थ ये हुआ कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर माने जो सेल के बाहर है वो 15 है और जो सेल के अंदर वो 25 लीटर है। तो जल क्या करता है, जल जो सेल होते हैं, सेल में क्या होता, अभी पढ़े थे हम लोग सेल वाले में कि होम्योस्टेसिस क्या है, कि जो जल के अणु हैं वो आते जाते रहते हैं। मान लीजिए अंदर अधिक हो गया तो बाहर चला गया, बाहर अधिक हो गया तो प्रेशर उसने डेवलप कर दिया अंदर के लिए तो अंदर चला गया। तो ये हमेशा होता रहता है। लेकिन ये क्यों होता है, ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए होता है। तो वही कह रहे हैं ये कि रेगुलेशन ऑफ वाटर क्या करता है, ग्रोन ऑफ बॉडी में जो होता है, तो मध्य कंपार्टमेंट जो बना हुआ है, जो मतलब कंपार्टमेंट माने जो सेल का एरिया है, सेल के एरिया के बाहर जा करके दोनों का समन्वय नहीं बनाएगा तो क्या होगा, सेल अगर मान लीजिए जल बहुत बढ़ जाए बाहर और अंदर न जा पाए तो क्या करेगा, वो सेल को दबा देगा। और अगर सेल के अंदर खूब पानी बढ़ जाए और बाहर न जा पाए तो क्या करेगा, सेल को बर्स्ट आउट करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए वो ये क्या करता है, रक्त के माध्यम से तो सारा जल जाता है। तो रक्त शिराओं में बंद है, वो धमनियों में और शिराओं में बंद है, और वो क्या करता है, उससे ऊज आउट होकर के वो बाहर जाता रहता है। तो इसीलिए वो चूंकि जल रक्त ही है जो पूरे शरीर में भ्रमण करता रहता है, इसलिए वो रेगुलेशन ऑफ वाटर के लिए भी जिम्मेदार है। उसमें वाटर कंटेंट भी तो है, 55% तो आपने पढ़ा था कि जो जितना जल है उसमें प्लाज्मा 55% है, 58%, तो वही करता है। ठीक, चलिए। फिर है रेगुलेशन ऑफ ब्लड। मतलब शरीर में दिन भर सेलुलर मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप लगभग 330 लीटर CO2 उत्पन्न होती है, जो यदि शरीर से बाहर ना निकले तो 15 लीटर सामान्य कंसंट्रेशन HCl प्रदान करता है। मतलब जो CO2 है हमारा, उस CO2 शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए। ठीक है, वो हम मतलब उसका ये रहता है, लेवल रहता है कि वो कितना निकलना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि 15 लीटर सामान्य कंसंट्रेशन, मतलब कुछ है, कुछ CO2 का भी हमारे शरीर में काम है जो HCl को एसिड प्रदान करता है। ठीक है, हमारा जो CO2 है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एसिड बनाता है। ठीक है, वो तो रहता ही है उसका मतलब जितना होता है, लेकिन ये उसको मदद करती है कि वो एसिडिक रहे। ठीक है, CO2 का काम ये भी है, लेकिन वो भी कुछ मात्रा में। अगर वो शरीर में ज्यादा हो जाए तो वो भी बीमारी नुकसान पहुंचाती है, तो उसको वो बाहर भी करती है। ठीक है, रक्त के माध्यम से रक्त का pH सामान्य बना रहता है। ठीक है, फिर है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ये आप बता दीजिए, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हाँ ऐसा है, वाटर पानी का जो है, चूंकि स्पेसिफिक हीट एक कंसेप्ट ऐसा है को उसमें जब आप उस पर किसी उसको जल को गर्म करें तो आपको एक हीट की आवश्यकता होती है। 100 डिग्री टेम्परेचर तक जाता है, लेकिन भाप बनने के लिए उसमें एक लेटेंट हीट ये जो है उसका जरूरत होती है। तो लेटेंट हीट बहुत अधिक चाहिए होती है। उसी तरह बर्फ से आप जल जब बनाते हैं तो उसके लिए भी लेटेंट हीट की आवश्यकता होती है। वो हीट 0 डिग्री टेम्परेचर तक आएगा पहले, और 0 डिग्री टेम्परेचर के बर्फ से 0 डिग्री टेम्परेचर का जल बनाने के लिए लेटेंट हीट की आवश्यकता होती है। तो वो ये क्या करता है कि रक्त जब जल, चूंकि जल ही तो रक्त माध्यम से घूम रहा है बाहर, तो ये क्या करता है, हाई स्पेसिफिक हीट है, अधिक ऊष्मा समाहित करने की क्षमता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे बॉडी में मान लीजिए एक जगह पर अधिक ऊष्मा हो गई तो ये क्या करती है, उसको तुरंत जो है वाष्प में कन्वर्ट कर देती है। वाष्प में कन्वर्ट करने के बाद लेटेंट हीट क्या करती है, मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसने तुरंत जल को
वाष्प बदल दिया और वाष्प बदल के नाक के माध्यम से इन सबको निकाल दिया बाहर, जो क्योंकि नाक क्या करती है, नाक दो तरह CO2 ले जाती है और जितने एयर है वो भी तो नाक के माध्यम से निकलती है। टेम्परेचर कुछ निकलता है आपके उसके माध्यम से, स्किन के माध्यम से। तो ये वाष्पीकरण है, हाई लेटेंट हीट जल का वाष्पीकरण करती है, वाष्प बना देगी तो वाष्प निकल जाएगा। और हाई कंडक्शन वैल्यू, उससे क्या होगा कि मान लीजिए जल टेम्परेचर बढ़ने लगा तो क्या करता है, जल क्या है, जल 1 डिग्री से वाष्प बदलने के लिए 536 किलो कैलोरी चाहिए होती है लेटेंट हीट के लिए, यानी उतनी ऊष्मा को समाहित करके और 1 ग्राम जल को 1 ग्राम उसमें वाष्प में कन्वर्ट कर देगा, भाप में। और वो भाप में इसीलिए कहा जाता है कि भाप से जलना अधिक कठिन है बशर्ते 100 डिग्री टेम्परेचर के जल से। क्यों? क्योंकि भाप में लेटेंट हीट होती है तो वो उतनी ऊष्मा आपको शरीर के अंदर हो जाती है, और जल में तो 100 डिग्री टेम्परेचर का जल होगा उतनी ही ऊष्मा होगी, लेकिन ये 536 जो होती है ये लेटेंट हीट होती है। तो लेटेंट हीट की वजह से क्या होता है, वो 1 ग्राम जल के लिए, मान लीजिए आपके पास ऊष्मा बढ़ गई और 700, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा 700, तो 700 अगर बढ़ गई तो 536 उसने तुरंत 1 ग्राम को 1 ग्राम जल को 1 ग्राम वाष्प बदल दिया, तो 536 तुरंत ले लिया और उसको निकाल दिया नाक के माध्यम से बाहर। तो इस तरह ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, ये उसका बताया गया। और क्योंकि 0.8 सेकंड में पूरा ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में होता है तो बहुत तेजी से फैला करके और बहुत तेजी से जल को कन्वर्ट कर देती वाष्प में और निकाल देती नाक के माध्यम से। जी जी मैडम। जिससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ये सब होती है। ठीक है, फिर है डिफेंस का काम। यह कार्य ल्यूकोसाइट की मदद से होता है। इतना पढ़े हम लोग डिफेंस का काम। एक का काम होता है बाहर रक्षा करना, फिर जितने भी 5 सेल है 5 प्रकार के अपना अपना काम करते हैं, जिसका काम है डिफेंस मतलब रक्षा करना। ठीक है, यह कार्य ल्यूकोसाइट की मदद से होता है, व्हाइट ब्लड सेल की मदद से। फिर है कोगुलेशन का काम। कोगुलेशन जो अभी हम पढ़े लास्ट में, थ्रोम्बोसाइट करता है। यह कार्य प्लाज्मा प्रोटीन, फाइब्रोनिजन प्लाज्मा प्रोटीन है तथा अन्य कोगुलेशन फैक्टर जो देखे अभी हम लोग 14 प्रकार के फैक्टर की मदद से थ्रोम्बोसाइट के सहयोग से पूर्ण होता है। ठीक है, 13 फैक्टर है जी, 13 फैक्टर है और 6 और फैक्टर नंबर 6 अज्ञात है, उसमें लिखा हुआ देखिए फैक्टर नंबर 6, इसमें देखिए पढ़िए। हाँ लिखा है सब नहीं, फैक्टर नंबर 6 हाँ उसमें अज्ञात है, अभी ज्ञात नहीं है। ठीक है, चलिए एनीवे मैडम इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी में बता दूं। हाँ बिल्कुल बता दीजिए। देखिए अब आपको बता दें, ये हम लोग का जो फंक्शन, जो इम्यूनिटी की बात हम लोग करते हैं कि भला आपकी इम्यूनिटी होनी चाहिए, तो इम्यूनिटी है क्या? इम्यूनिटी आपके शरीर के अंदर ही होती है और उसी को इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस बोलते हैं, और वही आपको एंटीबॉडी तो शब्द वैसा है, और एंटीबायोटिक लेते हैं हम लोग एंटीबॉडी बढ़ाने के लिए। तो देखिए क्या होता क्या है नेचुरल बॉडी में। हमारा मेन क्या हम लोग क्या पढ़ा था, लिम्फोसाइट हमारे बैकबोन है। ठीक है, लिम्फोसाइट हमारे बैकबोन है। अब लेकिन ये एग्रेनुलोसाइट इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें ग्रेनुअल्स नहीं होते, इसलिए एग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। तो सबसे अधिक रोल इनका है, तो अब ये यही एंटीबॉडी बनाते हैं, इसलिए इनका रोल कहा जा रहा है। तो अब उसी को हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए जैसे ही जब शब्द दुश्मन हमारे कौन कौन है, या तो वायरस है या बैक्टीरिया है या अमीबा है। तो वायरस क्या है, वायरस नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का है। ठीक, बैक्टीरिया लिविंग है, अमीबा लिविंग है, लेकिन वायरस लिविंग नहीं माना गया है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, इसलिए कि वायरस जब तक हवा में रहेगा तब तक ये मरा हुआ है। जब ये शरीर के किसी शरीर में आ जाएगा, किसी भी एनिमल के शरीर में आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये उसी की एनर्जी को यूज करेगा। इसलिए वायरस को नॉन लिविंग और लिविंग के बॉर्डर लाइन पर रखा जाता है। इट इज नीदर लिविंग और नॉर लिविंग। लेकिन बैक्टीरिया लिविंग है, अमीबा भी लिविंग है, ये सब 1 सेल के हैं। बैक्टीरिया भी 1 सेल का ही है शायद, अमीबा भी वो है। अब बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर जैसे हम लोग हैं।
अब होता क्या है कि दुश्मन दो तरह के हैं। ये 3 बैक्टीरिया, अमीबा, वायरस है। तो जो भी दुश्मन आएगा वो हमारे शरीर में, तो हम एक सिस्टम है, प्रत्येक अमीबा, प्रत्येक बैक्टीरिया, सबके साथ क्या होता है, और इवन वायरस भी, सबके साथ क्या होता है, जो उसमें उनके सेल होते हैं, तो उस सेल में क्या होते हैं, उस सेल का एक एंटीजन होता है। एंटीजन आपके भी शरीर में होते हैं। हमारे शरीर की, जैसे मान लीजिए हम लोग कहा कि धनंजय सिंह है, तो धनंजय सिंह की पहचान धनंजय सिंह की वजह से तो हम लोग समाज में कर रहे हैं, लेकिन ब्लड उसकी पहचान एंटीजन के नाम से करता है। तो प्रत्येक आदमी का एक एंटीजन होता है, ये मान के चलिए। अब हमारा जो शरीर का एंटीजन है, वो हमारे शरीर, जो हमारे सेनानी है, वो हमारे शरीर के एंटीजन पहचानते हैं। तो जहां वो आए तो उन्होंने देखा कि भाई घूम रहे हैं, तो देखा कि अरे ये तो अपने शरीर का ही वही है, ये तो एंटीजन, मान लीजिए ए कह लीजिए, तो ये तो एंटीजन ए है, ये तो अपना आदमी है। जब एंटीजन बी आएगा तो उसको अटैक करेगा वो, भैया ये तो ये हमारा आदमी नहीं है। तो ये एक्टिविटी जो है, वही एक्टिविटी इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी कहलाती है। अब ये कैसे होती है देखिए। तो जब कोई आया, और ये सब जितने एंटीजन है ये प्रोटीन के बने होते हैं, समझ लीजिए। तो कोई दुश्मन आया तो क्या करेगा, वो अपनी एक प्रोटीन, जो उसका एंटीजन है वही बताएगा। तो वो एंटीजन जिसको बोलते हैं वही दिखाई पड़े। तो हमारा गया डिफेंस का आदमी, और उसने कहा भैया कौन सा है, तो उसने कहा कि ये तो एंटीजन वाई है या जेड है। तो कह रहे ये तो दुश्मन है, ये हमारा तो ए एंटीजन है। या मान लीजिए MP यादव है, उनका बी एंटीजन है, तो उसने कहा तो बी एंटीजन का तो आदमी दिख नहीं रहा है, ये तो कूद रहा है। तो उसको तुरंत अटैक करने की वो कोशिश करेगा। अब ये जब एंटीजन होंगे तो क्या करेंगे, इनको जो वहां का मैक्रोफेज, माने हमारा उधर मोनोसाइट भी कह लीजिए, और डिफेंस के तमाम हर सेल में बहुत से, हर ऑर्गन में अलग डिफेंस, तो सब मैक्रोफेजेस माने क्या होता है, मैक्रो माने बड़े। तो बड़े बड़े आकार वाले जो है, बड़े हमारे सेनानी हैं, वो क्या करते हैं, इसको खा लेंगे तुरंत। अकेला पाएगा इसको खा लेंगे। जैसे खा लेंगे तो क्या करेंगे, इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे, भैया इसके पास तो ये है, ये इस तरह का है, इसके पास ये प्रोटीन है, ये है और वो है, उस सब पूरी उसकी जानकारी लिख लेंगे। अब लिख लिए और जैसे लिखे तो हम, जैसे कोई लिखेंगे तो क्या करेंगे हम, जैसे हमारे रिपोर्ट कोई लिखे भाई ये बदमाशी कर रहा है, ये दुश्मन आ गया है और हमारे मोहल्ले में रह रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट में शिकायत कर देंगे, जाकर थाने में शिकायत कर देंगे। थाने में नहीं मिलेगा, जो SP साहब के शिकायत कर देंगे, वो नहीं मिलेंगे DIG साहब को कर देंगे, मतलब हम लोग किसी थाने में जाके शिकायत करेंगे। तो ये क्या होता है, इस एंटीजन का पूरा विवरण लिख लिया, और लिखने के बाद जो बगल में गया, जहां फिर लिम्फोसाइट, हमारे पास थाने कौन है, लिम्फ नोड है और बोन मैरो है, ये सब हमारे थाने हैं। तो बोन मैरो में बन रहे हैं सब, और लिम्फ नोड में बन रहे हैं। तो वहीं पर सिपाही बैठे हुए हैं, तो उनके पास जो भी पहुंच गया और उनके पास घुस गया और कहा भैया ये ऐसा आदमी आया हुआ है, इसके साथ बड़ी पिस्टल है, एक लंबी से दुनाली रखे हुए है और एक बड़ा सा मोटार टाइप पर रखे हुए है, तो वो है। तो वो ज्ञान पूरा उसने दे दिया। अब ये सूचना पा गए जब वो, तो उस सूचना के उसमें क्या हुआ, अब वो कहा भैया इसका कौन है, तो कहा कि वो Z एंटीजन इसका है। तो Z एंटीजन मान लीजिए उसने कहा। तो अब यहाँ पर तैयारी हुई कि अब इसको क्या करें, इसके अगेंस्ट में हमको दुश्मन के अगेंस्ट में लड़ने के लिए अलग से सिपाही पैदा करने हैं। तो ये अलग से सिपाही एंटीबॉडीज कहलाते हैं। क्यों, उससे लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज जाए और उसको पकड़ ले। एंटीबॉडीज काम क्या होता है, उसको उस एंटीजन को पकड़ लेता है। नॉर्मली वाई आकार का होता है, तो वो दोनों हाथों में यूं करके और उसको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद जकड़ दिया, तब तक हमारे मैक्रोफेज आए उसको नष्ट कर दिए। तो ये एंटीबॉडीज का वर्चुअली फंक्शन है। मैं सिस्टम बता रहा हूं अपने सरल भाषा में। तो अब एंटीबॉडीज का पैदा करने वाले लिम्फोसाइट का निर्माण, देखिए लिम्फोसाइट का निर्माण किया उसने। वहां थाने में गए और उन्होंने पूरा अपना सब
सारी स्टडी किया कि इस आदमी को कैसे मारा जाएगा, ये मारा जाएगा, वो कर, अब पूरा का पूरा एक किया और एक लिम्फोसाइट बना दिया, वहीं पर लिम्फोसाइट ये बना दिया। और इस लिम्फोसाइट को कहा कि भैया ये जाओ, अब ये लिम्फोसाइट गया और इसने कहा कि जाओ, और वहां हम लोगों ने पढ़ा था हमने गामा ग्लोबुलिन, तो वो से गामा ग्लोबुलिन से लेकर के सामान ले लो और प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह से ले लो और एंटीबॉडीज बनाओ। तो वो गामा ग्लोबुलिन लिया उसने, प्लाज्मा प्रोटीन लिया और वहां से सब ले करके और रक्त प्रवाह में आया, और वहां चूंकि उसके पास कहा गया, उसको रपा पावर दे दी गई कि भैया जाओ एसपी साहब हो और नक्सलियों को नष्ट करने के लिए जो भी वहां तुमको मिले, पुलिस, सिपाही, थाना, पब्लिक आदमी, उन सबको लेकर के और लड़ाई लड़ो। तो उसने क्या किया, वहां गामा ग्लोबुलिन लिया, प्लाज्मा प्रोटीन लिया और इन सबको लेकर के गया और एंटीबॉडीज पैदा करने लगा। अब आप समझिए, अब थोड़ी सी इसके पहले की हिस्ट्री। इसके पहले की मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं। हुआ क्या कि जब मदर के वूम में, जब गर्भ में बच्चा है, तो क्या करते हैं, उसी लाइफ में, उसी के जीवन में क्या होता है, जो लिम्फोसाइट होते हैं, लिम्फोसाइट बन रहे हैं बोन मैरो में, तो बच्चे में बनना शुरू हो गए। लिखा हुआ है ना कि बच्चे में बनना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चे में जब बनना शुरू हुए तो जो लिम्फोसाइट होते हैं वो बोन मैरो में से कुछ निकलते हैं। और ये कहा जाता है, देखिए वो भी बहुत, मानव शरीर बहुत कॉम्प्लेक्स है और सारी जटिलताएं उसके अंदर मौजूद हैं। उसको सब मालूम है भाई दुश्मन भी हमारे यहाँ शरीर में आ सकते हैं, और जन्म जब लेगा तब ये तो दुश्मन का सफाया कैसे कर पाएगा। तैयारी पहले से रखिए कि जैसे ये प्रवेश बाहर संसार में जाए तो लड़ने की इसको क्षमता पूरी होनी चाहिए। तो क्या हो गया, वो उसी गर्भावस्था में ही कुछ लिम्फोसाइट वहां से निकलते हैं और वो बोन मैरो से जाएंगे और जाएंगे थाइमस में चले जाएंगे और कुछ लीवर में चले जाएंगे। अब देखिए लीवर में चले गए, कुछ थाइमस में चले गए, और वहां पर क्या हुआ, इन सबकी ट्रेनिंग होने लगी। इन लिम्फोसाइट की ट्रेनिंग शुरू हो गई। कैसी ट्रेनिंग शुरू हो गई, इनको बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे मारना है, ऐसे आदमी है तो इस तरह करिए, इस तरह करिए, ये सारी तो इनको ट्रेनिंग दो जगह मिली। कहाँ, एक थाइमस ग्लैंड में मिली और दूसरे कहाँ मिली, लीवर में मिली। सबसे पहले तो इन दोनों लिम्फोसाइट का जो नाम दिया गया वो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ठीक, तो टी लिम्फोसाइट माने थाइमस के लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट माने लीवर के लिम्फोसाइट, जो लीवर में जिन्होंने ट्रेनिंग पा लिया था। और ट्रेनिंग पाने के बाद क्या होता, ये फिर चले जाएंगे बोन मैरो में और लिम्फ नोड्स में सेटल होकर के वहीं पर जाएंगे कि भाई कल को कोई बात होगी तो हम इस एंटीबॉडीज बनाने की ट्रेनिंग इनको दे दिया गया है कि भाई आप कोई बात आवे तो स्पेशल एंटीबॉडीज आप बनाने के लिए आपको अधिकृत कर दिया गया। अब बी लिम्फोसाइट को कहा गया लीवर में गए थे, तो लीवर में जो गए थे वो पहले क्या हुआ था, सबसे पहली बार इनको बर्ड्स में वर्सा का जो भाग था जो हमारे लीवर की तरह है, तो वो वर्सा भाग में जो पाया गया था बर्ड्स में, वहां पर ये पाया गया था कि ये जांच, मतलब पहले रिसर्च वहीं पर हुई। तो रिसर्च में उसको चूंकि वर्षा में पाया गया था इसलिए वर्षा इन बर्ड्स में पाया गया था, मतलब वर्षा भाग था। जैसे लीवर हमारे यहाँ भाग है, वही ऑर्गन उनके पास था। तो उस ऑर्गन में पाने की वजह से इनका नाम बी लिम्फोसाइट कहा गया। अब चूंकि वैज्ञानिकों ने पहले बी लिम्फोसाइट कहना शुरू किया, तो बाद में जब देखा गया कि भाई हमारा जो लीवर है उसमें भी ये ट्रेनिंग पा रहे हैं, वही जो वर्षा इन बर्ड्स था वही भाग हमारा लीवर इन ह्यूमन उसमें है। तो लेकिन नाम नहीं बदला गया, उनको वही बी लिम्फोसाइट नाम दिया, तो वही, नहीं तो एल लिम्फोसाइट कर देते, उधर टी लिम्फोसाइट इधर एल, नहीं ऐसा नहीं किया गया और बी लिम्फोसाइट ही किया। अब देखिए, अब यही ट्रेनिंग वाले जो ट्रेंड हैं यही बैठे हुए कहाँ बैठे हैं, वो कुछ बोन मैरो में बैठे हैं और कुछ बैठे हैं हमारे उसमें चेक पोस्टों में, तो चेक वो अरे थानों में। तो वही थानों के जहाँ लिखा हुआ है ना कि वो गया और लिम्फ नोड में और बोन मैरो में, तो ये लिम्फ नोड और बोन मैरो में कौन बैठे हुए हैं, वही ट्रेंड वाले टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो अब देखिए, अब जब
इनके पास टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट के ऊपर पहुंच गए, तो इसने जो मैक्रोफेज आया था उसने सूचना जब दिया तो इन्होंने तुरंत कहा कि भाई तुरंत एंटीबॉडी बनाइए। तो अब एंटीबॉडी बनाने का इन टी और बी लिम्फोसाइट ने किया और विशेष लिम्फोसाइट को भेज दिया रक्त प्रवाह में, और वहीं से गामा ग्लोबुलिन लेकर के उसने एंटीबॉडीज पैदा करना शुरू किया। अब यहां एंटीबॉडीज दो तरह से हुआ। अगर टी लिम्फोसाइट से ट्रेनिंग दिया हुआ है, देखिए टी लिम्फोसाइट ट्रेनिंग वाला, टी लिम्फोसाइट बैठा हुआ है ना बोन मैरो में, और एक बी लिम्फोसाइट बैठा हुआ है। अगर टी लिम्फोसाइट ने इनको ट्रेनिंग दिया, टी लिम्फोसाइट के किसी आदमी की वजह से इसको ट्रेनिंग हुआ, उनके द्वारा जो एंटीबॉडीज बनी हुई, तो ये क्या करेंगे, ये सेल के अंदर जो घुसे हुए दुश्मन है उनको मारेंगे। भाई दुश्मन कहाँ गया, दुश्मन आया शरीर में आया, पहले आया वो शरीर में, शरीर से घुसा वो किसी सिस्टम में, सिस्टम से घुसा किसी ऑर्गन में, ऑर्गन से घुसा किसी टिश्यू में, और टिश्यू से अब क्या करेगा, वो सेल के, या तो सेल में घुस जाएगा या सेल के बाहर। जैसे आपके यहाँ दुश्मन आया तो या तो घर के बाहर चोरी के लिए बैठा हुआ है या घर में घुस गया तोड़ करके। तो मान लीजिए नहीं अगर घुस नहीं पाया तो बाहर ही बैठा रहेगा, तो वो बाहर क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, और अगर सेल के अंदर आ जाएगा तो सेलुलर हो जाएगी। तो यानी अगर टी लिम्फोसाइट से जन्म हुआ है एंटीबॉडीज का, तो शरीर कोशिकाओं में जो अंदर सेलुलर इम्यूनिटी है, मतलब सेल के अंदर जो घुसा हुआ दुश्मन है उसको मारने की कोशिश करेगा। जैसे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन देने पर एंटीबॉडीज का जन्म, ये जैसे स्मॉल पॉक्स को देना हो तो ये वैक्सीन, ये एंटीबॉडीज, ये टी लिम्फोसाइट वाला काम करेगा। ठीक है, ये सेल के अंदर घुस जाते हैं, स्मॉल पॉक्स वाले जो है वो सेल के अंदर घुस जाते हैं। अगर बी लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडीज का जन्म हुआ है तो ये क्या करेंगे, ये ह्यूमरल माने जली, बाहर का भाग ह्यूमरल है, तो सेल के बाहर का जो भाग है वो जल है ना, तरल, तो तरल वह उस इम्यूनिटी में रहेगा और वहां पर फ्लूइड्स में बैठे दुश्मनों से मारेगा। जैसे ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए जो बीसीजी वैक्सीन देते हैं, ये बाहर शरीर के वो सेल के बाहर जो दुश्मन है उनसे लड़ेगा, ये उसका सिस्टम है। अब इसमें कोई चीज पूछना पूछ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार नहीं समझ में आएगा। अभी जो पूछना आप पूछ लीजिए, बाद में चाहे पढ़ावे चाहे पढ़ावे रोक दे, लेकिन ये जरूर समझ में आना चाहिए कि ये इम्यूनोलॉजिकल जो रिएक्शन है ये कैसे होते हैं। इसको बिल्कुल मतलब दिमाग में बैठा लीजिए, यही हमेशा काम करेगा कि टी लिम्फोसाइट क्या है, बी लिम्फोसाइट क्या है, किससे जन्म हुआ है, तो एंटीबॉडीज, ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी नहीं है, ये एंटीबॉडीज का बनाते हैं दोनों, यही जाकर के बनाते हैं। ये टी लिम्फोसाइट को ट्रेनिंग कहा जाता है, इसको भेजा जाता है कि भैया टी लिम्फोसाइट तुमको ट्रेनिंग दी जा रही है और विशेष ट्रेनिंग दे के जाओ, और जाने को रक्त प्रवाह में तुमको भेज दिया गया, वहीं से अपनी सेना लो, बनाओ वहां रॉ मटेरियल लो। तो रॉ मटेरियल में प्लाज्मा को लिया इन्होंने, और कुछ इन्होंने उससे ले लिए, क्या कहते हैं, गामा ग्लोबुलिन ले लिए, और गामा ग्लोबुलिन से लेकर के इन्होंने एंटीबॉडीज पैदा किया। तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ये मेन उसका वो है, और आप लोग इस रूप में समझिए। इसमें पूछना बताइए मैडम। जी सर, जी ब्लड ग्रुप तो हो नहीं पाएगा, हो पाएगा? आज तो हो गया, कल तो आपका बंद है। अब आज तो नहीं हो पाएगा, 6-22 हो रहे हैं, आप नहीं हो पाएगा ना? नहीं आज तो हो पाएगा। हाँ, तो वही कह रहे हैं, इसमें कुछ पूछना है इस वाले में, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट में, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आपको समझा दिया सर अच्छे से, एक दो बार और थोड़ा समझना पड़ेगा। पढ़ लीजिए, आप पढ़ेंगे ना तो आ जाएगा। जन्म के पहले ही आपकी ये डिफेंस की एक्टिविटी शुरू हो जाती है, और वहीं पर थाइमस ग्लैंड में और लीवर में ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, और इन लिम्फोसाइट की ट्रेनिंग जो होती है उसको टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट कहते हैं। यहाँ ट्रेंड हो गए, और ट्रेंड होने के बाद और रहेंगे कहीं है ना,
तो ट्रेन होने के बाद वो थानों में बैठ गए, थानों में या बड़े डिफेंस के सिस्टम में, तो वहां पर बोन मैरो में बैठ गए कुछ लोग, और कुछ लोग लिम्फ नोड में चले गए। अब यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, और जब कोई हमारा सहयोगी आदमी आएगा, सेनानी, तो वो आकर के बोन मैरो में या तो सूचना दे या लिम्फ नोड में सूचना देगा। जहां भी सूचना दिया, पूरा बताया, तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने एंटीजन सबके पास होता है, समझ लीजिए। एंटीजन केवल फॉरेन, ये फॉरेन एंटीजन कहलाता है। हमारा तो एंटीजन ए है, मान लीजिए धनंजय सिंह का बी है, मान लीजिए एम के यादव को सी है, तो ये एंटीजन अपने आपके एंटीजन है, इनके ये जो है उसके मित्र हैं, हमारे इम्यूनिटी वाले जो हमारे सैनिक हैं उनके लिए मित्र है, लेकिन इनके अलावा कोई है तो दुश्मन है। ठीक है, तो इसको फॉरेन एंटीजन कहा जाएगा। जब भी कहा जाएगा तो इनको कहा जाएगा फॉरेन एंटीजन, बोलते हैं कि फॉरेन एंटीजन। एंटीजन माने देखिए, एंटीजन का फुल फॉर्म क्या है? एंटीबॉडीज जनरेटिंग, एंटीबॉडीज, वो एंटीजन जो एंटीबॉडी को जनरेट करें। ठीक है, तो ये एंटीजन माने नेम प्लेट, पहचान, उस व्यक्ति की पहचान। ये प्रोटीन के होते हैं और हर सेल के ऊपर सतह पर विराजमान रहते हैं। इससे इनका पता लिखा होता है कि भाई हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के वासी हैं, हम ये वो है। तो वो वायरस तो खैर उसके पास कुछ होता नहीं है, सेल होगा नहीं, वो तो वायरस जैसे आएगा वो अब करेगा। लेकिन और जो ये दूसरे दुश्मन आएंगे, उन सब के पास क्या होगा? कोई लिखा रहेगा बी एंटीजन, कोई लिखा रहेगा जेड एंटीजन, कोई लिखा रहेगा टी एंटीजन। तो जो एंटीजन हो तो वो तुरंत हमारा सेनानी देखेगा कि भैया हमारा तो यार ए है, ये तो सी वाला आया हुआ है, ये दुश्मन है। ए के अलावा अगर ए है आपके पास, आपका एंटीजन ए है, तो आपका नाम प्लेट अरविंद है, मान लीजिए अरविंद है, तो अरविंद के अलावा जितने हैं सब उसके दुश्मन है, ये उसका है। तो ये एंटीजन की भूमिका इस रूप में है। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई, बहुत बढ़िया। आप लोग धन्यवाद, मैडम को धन्यवाद, मैडम ने पूरा ब्लड वाला पूरा लगभग करा ही दिया। ये तो हो जाएगा, सरल है, कोई कठिन नहीं है। मेन ये वाला था, ये एक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण थी और इस एक्टिविटी में जानना जरूरी था। तो इसलिए जो है ये इसको हमेशा याद करना पड़ेगा, हमेशा याद आएगा ये आपको, और यही हमेशा पूछा जाएगा कि बी लिम्फोसाइट से जो होगा वो कौन से रक्षा करेगा। तो हमेशा आपको बोलना पड़ेगा सेल के अंदर बी लिम्फोसाइट कौन होगा, बी माने लीवर लिम्फोसाइट वाला कौन होगा, बाहर। टी माने थाइमस बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो टी लिम्फोसाइट होता है थाइमस ग्लैंड में जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, समझ रहे? थाइमस ग्लैंड वो बच्चों का शुरुआत में होती है, बाद में 14 साल की उम्र में खत्म हो जाती है। ठीक, खत्म हो जाती है। ठीक, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर।